जय हिंद स्टूडेंट्स। आज है 15 नवंबर 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर टोटल आज 9 न्यूज़ प्लस एडिटोरियल शामिल हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से हर एक न्यूज़ को सुनना है। आप अपने फ्री टाइम पे, जैसे कि खाना खाते समय, वॉक करते हुए या मतलब कहीं पर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उस दौरान इस आर्टिकल को आप अच्छे से सुन सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ईयरफोन लगाना है। ईयरफोन लगा के हर एक चीज़ को ध्यान से जो है वो सुनना है, हर एक आर्टिकल को ध्यान से सुनना है। और इसके शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम के चैनल पर ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। एक बार पूरा लेक्चर सुनने के बाद आप इसके शॉर्ट नोट्स जो है वो अपने पास बना सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब आपको हमें सपोर्ट करना है। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पहुंचाना है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होते ही एक लकी विनर जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है और कमेंट्स करते हैं, तो उन लकी विनर को जो है वो हमारी तरफ से जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने की कंप्लीट सेट की बुक्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 8000 रुपीज है। और लाइक का बटन फटाफट हिट करो और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे आफ्सपा के बारे में, AFSPA के री इम्पोजिशन के बारे में, जो मणिपुर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने वापस से आफ्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मणिपुर के कुछ एरियाज में लगाया है। ये एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं, क्योंकि यहां पे एथनिक वायलेंस और इंसर्जेंट एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं। पहले समझते हैं बैकग्राउंड। तो आफ्सपा काफी पावरफुल एक्ट है जो आर्म्ड फोर्सेस को एक्सटेंसिव पावर्स देता है, जैसे कि बिना वारंट अरेस्ट करना, किसी भी एरिया में घुसना और सर्च ऑपरेशन करना। इसके पावर्स की वजह से यह हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। मणिपुर गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 में कुछ एरिया से आफ्सपा हटा दिया, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो गई थी। मणिपुर में कुछ टाइम पहले एथनिक वायलेंस बढ़ गया है, मेनली मैतेई और कूजो कम्युनिटी के बीच में। इस वायलेंस की वजह से फिर से इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया है और अब गवर्नमेंट ने आफ्सपा वापस से लगाया है, जो मार्च 31 2025 तक इफेक्टिव रहेगा। तो अब ये आफ्सपा किन किन एरियाज में लगाया गया है, तो मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के हिसाब से सेकमाई और लामसंग पुलिस स्टेशन इम्फाल वेस्ट में, लामालाई इम्फाल ईस्ट में, जीरीबम स्टेशन मोइरंग बिष्णुपुर में और लेमा खोंग ये कांगपोक पी में, ये सारे एरियाज अब डिस्टर्ब जोन डिक्लेयर हो गए हैं। यहां इंसर्जेंट ग्रुप्स की थ्रेट काफी हाई है, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। हालांकि आपको एरियाज के बारे में ध्यान में नहीं रखना, आप स्टेट थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मणिपुर के अंदर दोबारा से आफ्सपा जो है वो री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर फिर से एथनिक वायलेंस जो है वो बढ़ गया है मैतेई और कूजो कम्युनिटी के बीच में। बस ये ध्यान में रखना है। अब सुनो, सवाल आता है कि आफ्सपा को री इम्पोज क्यों किया गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ऑफिशियल्स का कहना है कि आर्म्ड इंसर्जेंसी और वायलेंस काफी बढ़ गया है, जैसे कि एक्सटॉर्शन और एब्डक्शन। एथनिक वायलेंस के इशू भी चल रहे हैं, जो कि मई 2023 में स्टार्ट हुए थे। तब से 240 से ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुई हैं, अलॉन्ग विद प्रॉपर्टी डैमेज और डिस्प्लेसमेंट। मणिपुर में आज के टाइम में अराउंड 22,000 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल है, जो अलग अलग कॉलम्स में डिप्लॉयड हैं, और हर कॉलम में 40 मैन होते हैं। अब आफ्सपा एरियाज में मिलिट्री बिना सिविल अप्रूवल के डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकती है। इसका मतलब यह है कि इंसर्जेंसी को कंट्रोल में रखने के लिए मिलिट्री को और ज्यादा पावर जो है वो मिल गई हैं। इस सिचुएशन के बीच बीजेपी के मणिपुर प्रेसिडेंट और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपील किया है कि एब्डक्टेड लोगों को रिलीज किया जाए, कि जिसको इंसर्जेंट्स ने जो है वो क्या किया था कि किडनैप कर लिया था एक प्रकार से, और इसमें 3 महिला और 3 बच्चे भी शामिल हैं। यह अपील दिखाता है कि पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा एम्फेसाइज है। लीगल एंगल से देखें तो डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर करना आफ्सपा के सेक्शन 3 के अंडर आता है, जिसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलकर लगाते हैं जब किसी रीजन में इंसर्जेंसी हाई होती है। अब आते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आफ्सपा के
आसपा का जो केस है ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 और एथिक्स जीएस पेपर 4, ये सब में काफी रेलिवेंट है। आसपा के प्रोविजन और कैसे एक गवर्नमेंट को स्टेट सिक्योरिटी और सिविल राइट्स के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है डिस्टर्ब्ड एरियाज में, तो ये आपको जानना जरूरी था। कैसे इंसर्जेंसी हैंडल की जाती है, एथनिक वायलेंस और रोल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, ये जीएस पेपर 3 में आ जाएगा। और आसपा के एथिकल इम्प्लीकेशन जैसे सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स पे इस एक्ट का क्या असर है, और आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्टर्ब एरिया में क्या होती हैं। सो ये था एक टॉपिक गाइज आसपा से रिलेटेड। मैं बट चाहूँगा कि आप इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा जो है वो पढ़िएगा जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से। हालांकि आगे चल के इस चैनल पे हम लोग जो है वो चीज़ें कवर भी करेंगे, बट फिर भी आप आज की डेट में आसपा से रिलेटेड नोट्स है वो अपने पास बना लीजिए। अब गाइज हम बात करेंगे कनाडा के एसडीएस वीज़ा डिसकंटिन्यूएशन के इम्पैक्ट के बारे में, स्पेशली ऑन इंडियन स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं। कनाडा हमेशा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। तो समझते हैं क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और अब आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एसडीएस वीजा को समझते हैं। यह वीजा कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था एज अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपींस। इसमें ये सब कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। मतलब सिंपल शब्दों में हमने ये समझा पहले पॉइंट में कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2018 में इसे लॉन्च किया कि जल्दी से स्टूडेंट जो है वो को वीजा मिल सके। अब सुनिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और फास्ट ट्रैक करना। इसका फायदा यह था कि स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता था और उन्हें सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू वीजा मिल सकता था। लेकिन अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने नवंबर 2024 में एसडीएस वीजा को डिसकंटिन्यू कर दिया है। यह एसडीएस वीजा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट था वो नंबर से समझते हैं। सिर्फ 2023 में 2,22,000 इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में एनरोल हुए। वीजा ने इनके लिए कनाडा में पढ़ाई और एक्सेसिबल बना दिया था। बिना किसी एक्स्ट्रा पेपर वर्क और डिले के एडमिशन हो जाता था, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यह प्रेफर्ड चॉइस बन गया था। एसडीएस वीजा के कुछ बेनिफिट्स थे जो अब वापस नहीं मिलेंगे। पहला, फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि स्टैंडर्ड वीजा प्रोसेस की कंपैरिजन में एप्लीकेशन प्रोसेस में कम टाइम लगता था। दूसरा, लोअर एप्लीकेशन फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन भी सिंप्लीफाइड था। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन क्राइटेरिया भी रिलैक्स थे और इसके लिए सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती थी, जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एडमिशन प्रूफ टू अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। सिर्फ इतनी चीजें थी जो अब इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी। अब बेनिफिट्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस वीजा को बंद कर दिया गया? इसके पीछे काफी फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा कंसर्न कनाडा में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक रिसोर्सेज पे प्रेशर का है। बहुत तेजी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनफ्लक्स हो रहा था, जो हाउसिंग और पब्लिक सर्विसेज पे एक प्रेशर डाल रहा था। लोकल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज कम पड़ने लगे थे, जो कि एक बड़ा इशू बन गया था। एक और रीजन है कनाडा के इमिग्रेशन और सेटलमेंट पॉलिसीज का। अथॉरिटीज को लगता है कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का इंपैक्ट उनके रिसोर्सेज और जॉब मार्केट पे भी पड़ता है, इसलिए यह डिसीजन लिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह डिसकंटिन्यूएशन इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करेगा? तो सबसे बड़ा इंपैक्ट फाइनेंशियल बर्डन में होगा। प्रोसेसिंग फीस और भी ज्यादा हो सकती है। दूसरा, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम लॉन्गर हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक शेड्यूल्स को भी डिले कर सकता है। और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अब एक्सटेंसिव हो गए हैं, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। ये चेंज स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्लान्स पे भी असर डालेगा। वीजा और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स की अनसर्टेनिटीज अब ज्यादा है, जो उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इमिग्रेशन पाथवे पे भी इंपैक्ट कर सकता है। अगर एसडीएस वीजा नहीं है
तो अब इंडियन स्टूडेंट्स के पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है? अब उन्हें रेगुलर स्टडी वीजा के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा रिगरस और लेंदी है और इसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और पीआर के लिए कुछ और पाथवेज हैं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी कंपटीशन काफी हाई है। मेरी एडवाइस ये होगी कि जो स्टूडेंट्स अब कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले से ही अपनी प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखें। अब टाइम लग सकता है तो अर्ली अप्लाई करना बेटर होगा। प्लानिंग में फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स और हाउसिंग भी इन्वॉल्व है। एक रिलायबल इमिग्रेशन कंसल्टेंट से गाइडेंस लेना भी हेल्पफुल हो सकता है। ये सिर्फ कनाडा की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज अपने इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस ला रही हैं। ये शिफ्ट काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है कि किस तरह से अब कंट्रीज अपने डोमेस्टिक प्रेशर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब मार्केट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए स्टूडेंट इमिग्रेशन पॉलिसी को टाइट कर रही हैं। इसका इम्पैक्ट कनाडा के इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट पे भी हो सकता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी पे भी इसका असर होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि ये इंडियन डायस्पोरा एंड माइग्रेशन जीएस पेपर 2 और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आता है। ये इंडिया कनाडा रिलेशंस और स्टूडेंट्स माइग्रेशन को अफेक्ट करता है, जो कि पीपल टू पीपल टाइज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जीएस पेपर 3 में भी ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं वो फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू भी इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा पॉलिसी एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक फॉरेन पॉलिसी चेंज जो होती है वो किसी इंडिविजुअल के करियर और अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करती है, यानी एक पॉलिसी डिसीजन का कितना वाइड रेंज इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये था टॉपिक जिसमें हमने एसडीएस वीज़ा के बारे में जो है वो डिस्कस किया, जो इंडियन स्टूडेंट्स पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है और कौन से फैक्टर्स इसके पीछे हैं, ये भी हमने जाना। तो टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जो है वो ज़रूर हिट करना आप। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो सामने आ रहा है। हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉलिसी चेंज के बारे में जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से आया है। ये अपडेट उन 39 इंडस्ट्री के बारे में है जिनको अब ड्यूअल इको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्यूअल इको क्लियरेंस होता क्या है। नॉर्मली अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्शन शुरू करना है तो उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस और कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई जिसको बोलते हैं हम लोग, ये लेना पड़ता है। मतलब सिंपल शब्दों में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है उसको, है ना। अब ये क्लियरेंसेस पोल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इस डबल क्लियरेंस प्रोसेस से फ्री कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज जो एग्जेम्प्ट हुई हैं। ये 39 इंडस्ट्रीज जो वाइट कैटेगरी में आती हैं उनको अब सीटीई यानी कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश और ईसी यानी कि एनवायरमेंट क्लियरेंस दोनों से ही फ्री कर दिया गया है। वाइट कैटेगरी बेसिकली वो इंडस्ट्रीज हैं जो लीस्ट पल्यूटिंग या लो पल्यूटिंग होती हैं। इन इंडस्ट्रीज में सोलार सेल्स मैन्युफैक्चरिंग, विंड और हाइडल पावर यूनिट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स और लेदर स्विचिंग जैसी चीजें इंक्लूडेड हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज वैसे भी एनवायरमेंट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखा जाए तो ये मूव नॉन पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का कंप्लाइंस बर्डन कम करेगा। पहले ये इंडस्ट्रीज जब सेटअप करती थी तो उन्हें ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो काफी टाइम और रिसोर्सेस ले लेता था। अब ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा और इंडस्ट्रीज को टाइम और कॉस्ट दोनों बचाने का मौका मिलेगा और इंडस्ट्रीज जल्दी स्टैब्लिश हो सकेंगी, क्योंकि इनको बिना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के ये अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। इस डिसीजन का बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है। 1974 में जब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था, तब सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए थे। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में मेन काम था पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, स्पेशली वाटर रिसोर्सेज के पॉल्यूशन को।
लेकिन रीसेंट अमेंडमेंट्स के बाद सेंटर ने कुछ केसेस में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को ओवरराइड करने का पावर ले लिया, जो उनके लिए काफी बड़ा चेंज है। यहां पर सेंटर ने यह भी कहा है कि यह रिफॉर्म ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करेगा, मतलब माइनर वॉयलेशन यानी कि छोटे मोटे उल्लंघन पर इंडस्ट्रीज को अननेसेसरी हरास नहीं किया जाएगा। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने भी कहा है कि ये एग्जेम्पशन नॉन पॉल्यूटिंग कंट्रीज के लिए कंप्लायंस को इजी बनाएगा और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट को प्रमोट करेगा। सो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 3 के टॉपिक में एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही आते हैं। ये डिसीजन बताता है कि कैसे गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट रेगुलेशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की है, स्पेशली फॉर लो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो ये था एक टॉपिक जिसमें हमने देखा कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पे आज की डेट में सरकार का फोकस है और उनको कंप्लायंस बर्डन से सरकार रिलीव करवा रही है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था। तो ये थी चीजें थी, और चैनल चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। नहीं किया तो जल्दी से कर लो। अब गाइस अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सामने आया है। हम जो है वो बात करेंगे जीएस पेपर 3 के एक टॉपिक के बारे में, और जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, महंगाई से रिलेटेड है, जिसके बारे में कल भी एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। तो अक्टूबर में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI इन्फ्लेशन 2.4% तक बढ़ गया है, जबकि लास्ट मंथ सितंबर में ये 1.84% था, और ये 4 महीने में सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ा है। आपको बता दें कि मेन रीज़न होलसेल फूड प्राइस का बड़ा जंप ऑलमोस्ट 11.6% बताया जा रहा है। यानी कि जो राइज हुआ है ना, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं होलसेल प्राइस में, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुए हैं किसके कारण? फूड प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण। सो फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में पहली बार डबल डिजिट में गया है पिछले 25 महीनों में। अब ये क्यों हुआ? तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है वेजिटेबल्स, जिनकी प्राइस 63% तक बढ़ गई हैं, और पोटैटो की बात करें तो ये 78.7% तक बढ़ गए हैं। यानी कि इनके प्राइजेस, इतने बड़े प्राइस हाइक का डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ हमारे किचन में नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो फूड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। अब अलग अलग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी मतलब इसमें भी महंगाई बढ़ रही है, 1.5% तक देखने को मिली है, और जबकि लास्ट मंथ ये 1% था। मतलब प्रोड्यूसर्स को भी अपनी कॉस्ट का कुछ हिस्सा मतलब पास ऑन करना पड़ रहा है, मतलब यानी कि इन्फ्लेशन के कारण। दूसरी तरफ प्राइमरी आर्टिकल्स जो रॉ मटेरियल्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनका इन्फ्लेशन अगस्त के बाद ट्रिपल हो गया है, और अब ये 8.1% पर है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फ्यूल और पावर प्राइसेस में भी अभी भी डिफ्लेशन है, यानी कि इनके प्राइसेस जो है वो पिछले साल से 5.8% जो है वो कम है। आगे क्या हो सकता है? इकोनॉमिस्ट का मानना है कि होलसेल इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा, यानी कि बढ़ा रहेगा, लेकिन शायद 10% से नीचे ही रहे। एक्विट रेटिंग का कहना है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन अभी माइल्ड है, और प्रोड्यूसर्स अभी कॉस्ट पास थ्रू में थोड़े लिमिटेड हैं। मतलब जो कॉस्ट बढ़ रही है वो पूरी तरह से कंज्यूमर पर शिफ्ट नहीं हो रही, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो कॉस्ट बढ़ने का यानी कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहे हैं और सेम कॉस्ट पे मार्केट पे रिलीज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पॉलिसीज को समझना ज़रूरी है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस का इन्फ्लेशन पर कैसे अफेक्ट पड़ेगा ये समझना पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो GS 3 की प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये फैक्ट जो है वो हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम बात करने वाले हैं मेडिकल साइंस के एक रेवोल्यूशन के बारे में, इंसुलिन की डिस्कवरी। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करने में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में आपको पता होगा, और इसी की वजह से हर साल नवंबर 14 को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ये सिस्टम हमारी बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो अलग अलग बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास ड्यूअल रोल प्ले करता है। इट्स बोथ एन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऑर्गन, पैनक्रियास याद रखना। और इसका मेजर फंक्शन है ब्लड शुगर को रेगुलेट करना
और वो कैसे करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करके। तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। अब वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में बात करें तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो सर फ्रेडरिक बेंटिंग का बर्थडे है। उन्होंने ही 1921 में इंसुलिन डिस्कवर किया था। इमेजिन कीजिए, डायबिटीज पेशेंट जो पहले सफर कर रहे थे बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के, तो इन्होंने उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मतलब ये डिस्कवरी जो है वो कर दी, क्योंकि इंसुलिन जो है वो इनके द्वारा ही जो है वो डिस्कवर किया गया था। अब थोड़ा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही पैनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल पर अटैक करने लगता है। पूरे दुनिया में भर में ऑलमोस्ट 9 मिलियन लोग इससे सफर करते हैं और मेनली ये यंग अडल्ट्स और चिल्ड्रन को इंपैक्ट करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत सूसू आती है, और स्वीट यूरिन जो शुगर के एक्सेस के कारण होती है, वो लैब में टेस्ट की जाती है। ठीक है, इसका गलत मतलब मत समझना। डायबिटीज के सिम्टम्स पहले भी नोटिस किए गए थे, लेकिन उस समय इसका ट्रीटमेंट था ही नहीं। 19वीं सेंचुरी के आसपास रिसर्चर्स ने यह कनेक्ट करना शुरू किया कि पैनक्रियास का कुछ रोल है ब्लड शुगर रेगुलेशन में, और 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में सर फ्रेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट और बायोकेमिस्ट जेम्स कॉलिप ने मिलकर इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करने में सफलता पाई। वो इंसुलिन एनिमल पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करते थे, जो डायबिटीज ट्रीटमेंट में एक बड़ी सक्सेस थी, लेकिन शुरू के मेथड्स इतने एफिशिएंट नहीं थे। अब सबसे पहला इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया एक 14 साल के बच्चे को 11 जनवरी 1922 में। उसके ब्लड शुगर लेवल सिग्निफिकेंट तरीके से कम हो रहे थे और एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था, क्योंकि अब डायबिटीज पेशेंट के पास एक होप थी। जैसे जैसे डायबिटीज केसेस इंक्रीज होने लगे, एफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन का डिमांड भी बढ़ गया। 1980 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग, तो उसे यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करने का एक मेथड डेवलप किया गया। यह एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गया। कनाडा में 1989 में क्वीन एलिजाबेथ II ने एक फ्लेम ऑफ होप लाइट की, यानी कि जलाई एक फ्लेम ऑफ होप, और ये सर बेंटिंग की डिस्कवरी के ऑनर में था। ये फ्लेम तब तक जलती रहेगी जब तक डायबिटीज का एक डेफिनेटिव क्योर नहीं मिल जाता। ये एक सिंबल है उन सभी डायबिटीज पेशेंट के लिए जो क्योर का इंतजार कर रहे हैं। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जीएस पेपर 3 के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन के एडवांसमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के हेल्थ केयर में रोल को समझने के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इंसुलिन की डिस्कवरी से लेकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक का ये सफ़र एक रिमार्केबल साइंटिफिक अचीवमेंट है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था गाइस, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस हम लोग एडिटोरियल्स को जो है वो कवर करेंगे। सेविंग डॉक्टर्स ये हमारा टॉपिक है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हेल्थ इश्यूज को कवर किया गया है और ये आज के समय में काफ़ी रेलिवेंट भी है। डॉक्टर्स पर बढ़ता हुआ वायलेंस और उनकी सेफ्टी एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। तो आज हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर क्यों है और क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अब ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आज के दिन वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ रहा है। अभी तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक डॉक्टर को पेशेंट के रिलेटिव ने चाकू घोंप दिया। सोचो, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है और किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो परिवार वाले जो है वो डॉक्टर के ऊपर पूरा गुस्सा जो है वो निकाल देते हैं। तो जो किसी की हेल्प कर रहा है यानी कि डॉक्टर, उसके साथ इस तरीके का वायलेंस हो रहा है। सोचिए, ऐसे केस आजकल काफ़ी सुनने को मिल रहा है। ये सिर्फ तमिलनाडु का केस नहीं है, पूरे देश में इस टाइप के केसेस रिपोर्ट हो रहा है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? सो अब डॉक्टर के साथ ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक मेजर रीजन है कम्युनिकेशन गैप। डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेटिव के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। अब सोचो, अगर किसी की
ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होती या अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट आते हैं तो पेशेंट और उसके परिवार के अंदर फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है। और अगर डॉक्टर उन्हें क्लियरली समझाए बिना रिजल्ट दे देते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स वायलेंट एक्सप्रेशन में बदल सकता है। तो यहां डॉक्टर्स को भी एक रोल प्ले करना होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। अगर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स और रिस्क क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन कम हो सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हाई इमोशंस हो या स्ट्रेस, वॉयलेंस कोई सोल्यूशन नहीं है। वॉयलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अनएक्सेप्टेबल है। चाहे पेशेंट या उनके परिवार वाले कितने ही स्ट्रेस्ड क्यों ना हो, उन्हें यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर्स उनका दुश्मन नहीं है। यह समझने की जरूरत है कि वो भी अपना बेस्ट कर रहा है और अपना काम कर रहा है। अब सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत भी है। आज के हॉस्पिटल्स में कुछ मेजर्स मैंडेटरी होने चाहिए, जैसे बैगेज स्कैनर्स जिसमें कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स अंदर न लाया जा सके, सीसीटीवी मॉनिटरिंग ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जा सके, सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हॉस्पिटल में होने चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत रिस्पॉन्स दे सके। इस तरह के सिक्योरिटी मेजर से डॉक्टर की सेफ्टी इंश्योर हो सकती है। सो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एक मेजर कंसर्न है और इस पर हमें कलेक्टिव एफर्ट्स करना जरूरी है। डॉक्टर्स को भी पेशेंट और उनकी फैमिलीज के साथ क्लियरली और रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना चाहिए और हॉस्पिटल्स को भी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी चाहिए। और हम सबको एज अ सिटीजन्स डॉक्टर के काम और उनके डेडिकेशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान की जो बात करता है। आर्टिकल का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, शुड इंडिया कंटिन्यू टू बॉयकॉट क्रिकेट इन पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, और ये जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले लेट्स सेट सम कॉन्टेक्स्ट। रिसेंटली बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि इंडिया की टीम 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। यह डिसीजन सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक कंसर्न के बेसिस पर लिया गया है, लेकिन दूसरी कंट्रीज ने सिक्योरिटी एश्योरेंस के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना एक्सेप्ट किया है। क्यों सिर्फ इंडिया का स्टैंड इतना डिफरेंट है? इंडिया और पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है, ये बात आप जानते ही हैं, और इसका असर स्पोर्ट्स पर भी पड़ा है, स्पेशली क्रिकेट पर। और दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें जैसे कि फुटबॉल हुआ या टेनिस हुआ, तो इन स्पोर्ट्स में दोनों देश कभी कभार ही कंपीट करते हैं, लेकिन क्रिकेट में रिस्ट्रिक्शंस काफी स्ट्रिक्ट है। इसके पीछे रीजंस है हिस्टोरिकल टेंशन और करंट डिप्लोमेटिक इश्यूज जो दोनों कंट्रीज को सेपरेट रखते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक ब्रिज बन सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि शारदा उग्रा और सुनील यजमान, इनका कहना है कि अगर हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखें तो ये दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को इंप्रूव कर सकती है। पर दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स बॉडीज को नेशन के लार्जर सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक कंसर्न्स का भी ध्यान रखना चाहिए। रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट भी यहां डिस्कस करना जरूरी है। पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी टीम को इंडिया वर्ल्ड कप में भेजा, तो क्या इंडिया को भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए रेसिप्रोकेट करना चाहिए? लेकिन जब सिक्योरिटी का इशू हो तो उसे इग्नोर करना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो क्या यह रीजन इनफ है बॉयकॉट जस्टिफाई करने के लिए? अब आती है मीडिया के रोल की बात। हम सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो देश की शान का सवाल बन जाता है। मीडिया का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा हो जाता है, जो लोगों के सेंटीमेंट्स और ओपिनियंस को काफी इंपैक्ट करता है। क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक फीलिंग है इंडिया के अंदर, आप जानते ही हैं। और जब मीडिया उसका इन्फ्लुएंस एम्पलीफाई करती है, यानी कि बढ़ा देती है, तो पब्लिक ओपिनियन भी उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेक्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट की। यह डिसीजन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे आईसीसी टूर्नामेंट्स पर इंपैक्ट डालता है। दोनों देश क्रिकेट में काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो आईसीसी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंडिया पाकिस्तान मैचेस बॉयकॉट होते हैं तो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। यहां पर आईसीसी का रोल भी क्वेश्चन में आता है कि क्या आईसीसी को एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए कि जो कि दोनों कंट्रीज के लिए न्यूट्रल हो और वहां पर मैच कंडक्ट करवाएं,
या दोनों ही कंट्रीज में मैच करवाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे और स्पोर्ट्स में गवर्निंग बॉडीज फैसिलिटेट कर रही हैं, वैसे ही क्रिकेट में भी आईसीसी क्या बेटर डिप्लोमेसी स्टैब्लिश करने में मदद कर सकती है। इस डिसीजन का इंपैक्ट इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर रिलेशन पर भी है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के थ्रू रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं या इस बॉयकॉट से रिलेशंस और ज्यादा टेंशन हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। सॉफ्ट पावर जो स्पोर्ट्स के थ्रू आता है उसका पोटेंशियल भी तो पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है या डिवाइड को डीपन कर सकता है। सो ये था एक एनालिसिस कि शुड इंडिया कंटिन्यू टू बॉयकॉट क्रिकेट इन पाकिस्तान। ये एक ऐसा इशू है जिसमें सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, मीडिया इन्फ्लुएंस और नेशनल प्राइड सारे फैक्टर्स का रोल है। और क्या हमें क्रिकेट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी और सेंटीमेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए? आपके क्या ओपिनियन है ये भी आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स पे वीडियो कंप्लीट करने के बाद लिखिएगा जरूर। अब इस एडिटोरियल में इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। ये रिलेशन सिर्फ आज के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी का रीसेंट नाइजीरिया का विजिट हाईलाइट करता है उन दोनों कंट्रीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोनों ही कंट्रीज डाइवर्स डेमोक्रेसी हैं जहां एक एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स मिलते हैं, और कॉमनवेल्थ के हेरिटेज की वजह से दोनों में काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी दोनों को फेस करने पड़े। यानी कि दोनों का जो पास्ट था वो कॉलोनियल पास्ट था। गवर्नेंस, सिक्योरिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों कंट्रीज ने जो है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। एक बार अपने वर्ल्ड मैप की तरफ जो है वो देखो और वर्ल्ड मैप में नाइजीरिया कंट्री को जो है वो लोकेट करो। अच्छा, अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो नाइजीरिया अफ्रीका में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो नाइजीरिया जो है वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड अराउंड 7.9 बिलियन US$ है और 150 से भी ज्यादा इंडियन कंपनीज नाइजीरिया में एक्टिव है। ये कंपनी सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रही पर कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो बिजनेस इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। पर चैलेंजेस भी हैं। एक मेजर चैलेंज है कि नाइजीरिया का अपस्ट्रीम ऑयल इन्वेस्टमेंट वीक है, जो इनडायरेक्टली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का बड़ा पोर्शन नाइजीरिया से आता है। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो आगे देखेंगे। अब आते हैं इंडिया और नाइजीरिया के कॉपरेशन के पोटेंशियल एरियाज पर। देखो, नाइजीरिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन पर काम कर रहा है, तो इंडिया उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। हाइड्रोकार्बन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में काफी स्कोप है। इंडियन कंपनीज यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स और पावर इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ये सब एरियाज में दोनों कंट्रीज एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर भी इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग एसेट है नाइजीरिया में। वहां पे इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा है और इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स का काफी पॉजिटिव इंपैक्ट है। इंडिया का बॉलीवुड और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी नाइजीरिया में काफी पॉपुलर है। ये सॉफ्ट पावर इंडिया के रिलेशंस को और भी स्ट्रांग बनाता है। सिक्योरिटी के फ्रंट पर नाइजीरिया और इंडिया का कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया को इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे बोको हराम इंसर्जेंसी और गल्फ ऑफ गिनिया में पायरेसी का इशू, समुद्री लुटेरों का इशू। इन इश्यूज में इंडिया अगर सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन में मदद करे तो ये सिर्फ नाइजीरिया ही नहीं, पूरा वेस्ट अफ्रीका रीजन स्टेबल हो सकता है। अब बात करें नाइजीरिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जो नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला तिनुबू ने अभी रिसेंट में लॉन्च किए हैं। पहला सब्सिडी रिमूवल, दूसरा करेंसी रिफॉर्म और तीसरा ब्यूरोक्रेसी का क्रैकडाउन। ऐसे बोल्ड स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। थोड़े चैलेंजिंग जरूर है, बट नाइजीरिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ के लिए एसेंशियल है। एक और इंपॉर्टेंट बात इंडिया और नाइजीरिया की हिस्टोरिकल टाइज की, तो अर्ली सेंचुरीज में भी दोनों कंट्रीज ट्रेड करती थी और ये कनेक्शन आज भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। इनका रिलेशनशिप सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नहीं है, ये एक डीपर हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। गाइस, हमने देखा कि किस तरह इंडिया और नाइजीरिया के बीच सिमिलैरिटीज हैं और पोटेंशियल है कि किस प्रकार से हम जो है वो सिक्योरिटी और कल्चरल कनेक्ट भी रखते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक के साथ।
राइट, रिलेशंस के साथ। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इंडिया और नाइजीरिया के बीच के रिलेशंस का। अब कल की न्यूज़ में हमने जो है वो डिस्कस किया था किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टेट्स को जो है वो डाटा है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई स्टेट्स जो है वो कर रही हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ जगह पर बुलडोज़र का यूज़ होता है बिना किसी लीगल प्रोसेस के। एक तरफ ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लेकिन दूसरी तरफ ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करता है। तो आज समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये हमारे रूल ऑफ लॉ को कैसे स्ट्रेंथन करता है। तो हालांकि हम पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा क्योंकि एडिटोरियल में आया और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस दी हैं जो ये इंश्योर करेंगी कि बिना ड्यू प्रोसेस के होम्स और बिल्डिंग्स ना तोड़ी जाए। ये एक मेजर स्टेप है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर, स्पेशली जब कम्युनल टेंशन के बाद बुलडोजर डिप्लॉय किए जाते हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के अंदर खारगोन में और दिल्ली के जहांगीरपुरी के इंसिडेंट के बारे में जो 2022 में हुए थे, वहां भी इस तरीके का डिमोलिशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब इस तरह के डिमोलिशन में प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। तो क्या प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, 15 दिन का नोटिस। होम ओनर्स को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा जाएगा। दूसरा, पर्सनल हियरिंग, उसके बाद उनको अपने केस के लिए सुनने का मौका दिया जाएगा। तीसरा, रीजन ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उसमें क्लियर रीजन होंगे। चौथा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद विटनेसेस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन करेंगे विटनेस। पांचवा, डिजिटल पोर्टल, सारे नोटिस, रिप्लाईज और ऑर्डर एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी ऑफिशियल ये प्रोसेस तोड़ता है तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। ये गाइडलाइंस क्यों जरूरी है, तो देखिए, एक तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जैसे कि आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें राइट टू शेल्टर भी इंक्लूडेड है। अगर बिना किसी प्रॉपर प्रोसेस के किसी का घर तोड़ दिया जाता है तो यह डायरेक्टली उनके बेसिक राइट्स का उल्लंघन है। इस जजमेंट से हमारे रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन मिलती है। हम सबको यह समझना होगा कि हमारी कंट्री में हर एक्शन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। बिना ड्यू प्रोसेस के किसी भी अथॉरिटी का एक्शन अनएक्सेप्टेबल है और यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की तरफ एक बड़ा कदम है। हमने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है वो देखा कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस प्रकार की इम्प्यूनिटी को रोकने की कोशिश करती है और ये हमारे लीगल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझना होगा कि किस तरह जुडिशियल सिस्टम अपने डिसीजन के जरिए गवर्नेंस को रेगुलेट करती है। तो ये था आपका इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। और चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। फटाक से 1000 सब्सक्राइबर तक हम लोग को जो है वो पहुंचना है और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक लकी विनर को जो है वो एक बुक का कंप्लीट सेट जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके घर पर डिलीवर होगा।